हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक था सीपीसी का, उसको हम कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर 27, और उसके जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। ऑर्डर 27 के बाद 28, 29, 27A ये सब भी कवर करना है इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए शुरू कर दें। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आया कि अगर कोई गवर्नमेंट सूट होता है तो उसमें प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट कौन साइन करता है। भैया क्या होता है कि गवर्नमेंट ना जर्नल ऑर्डर देके या स्पेशल ऑर्डर देके किसी पर्सन को अपॉइंट कर देती है। वो बंदा जो है फिर प्लेंट को और रिटर्न स्टेटमेंट को साइन कर देता है। अब जब वो ही साइन कर रहा है तो वो ही वेरीफाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई भी वही करेगा। अब वो वेरीफाई भी कर रहा है, साइन भी कर रहा है, और क्या कहते हैं हमारा हर चीज़ वही कर रहा है। तो हम जाहिर सी बात है उसको फैक्ट्स के बारे में तो पता ही होगा ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इंग्रेडिएंट सुन लो। ये एक पर्सन है, ये साइन कर रहा है प्लेंट को या फिर रिटर्न स्टेटमेंट को। अगर गवर्नमेंट सू कर रही है तो प्लेंट को, गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है तो रिटर्न स्टेटमेंट को। ये बंदा ही वेरीफाई करेगा फिर। और शर्त ये है कि ये एक्वेंटेड होना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस से, बस। और इसको कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर से। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेम द पर्सन हु आर ऑथराइज टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, आपको पता है कौन कौन से पर्सन हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है? सर ये बात ऑर्डर 27 रूल 2 बताता है। फॉलोइंग पर्सन आर ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई एक्स ऑफिशियल पर्सन है, एक्स ऑफिशियल यानी कि पहले वो गवर्नमेंट का ही बनता था, ठीक है, ओके, या तो ये है या फिर पर्सन कोई ऐसा ऑथराइज करा गया गवर्नमेंट ने, जो हमने ऊपर देखा था ना, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज करा गया वो पर्सन है। तो इन दोनों पर्सन को ना हम बोलते हैं रिकग्नाइज एजेंट्स। और यही बंदे जो हैं वो अपीयर होते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एक्ट करते हैं, प्लीड करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, सब कुछ यही करते हैं हर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर। एक्स ऑफिशियल पर्सन या कोई और पर्सन जो ऑथराइज करा है गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम रिकग्नाइज एजेंट कहेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ आर द पार्टीज नेम रिटर्न व्हेन अ सूट इज फाइल्ड बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भैया अगर सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट करा जाता है तो पार्टीज़ के नाम कैसे दिए जाते हैं? सर पार्टीज़ के नाम पे क्या होता है, अगर मान लो प्लेंट में लिखा हुआ है तो प्लेंट में हम लिखते हैं ना प्लेंटिव का नाम, पता, प्लेस ऑफ रेजिडेंस वगैरह वगैरह, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिख दो यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट, बस, ठीक है। जो सेक्शन 79 में हमने पढ़ा था ना, यूनियन ऑफ इंडिया आ जाएगा या स्टेट आ जाएगा, उतना ही लिख दो, और कुछ ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की। ओके, अगला क्वेश्चन, हु विल बी द पर्सन हु विल रिसीव ऑल द प्रोसेस इशूड टू द गवर्नमेंट। भैया अगर जो सम्मन्स होते हैं, नोटिस वोटिस आता है, अगर प्लेंटिव होगा तो उसके एड्रेस पे आएगा। अब गवर्नमेंट है, उसके एड्रेस पे कैसे आएगा, कहाँ आएगा? सर ये बात रूल 4 बताता है। रूल 4 कहता है कि जो गवर्नमेंट लीडर है ना हमारा, हम गवर्नमेंट लीडर को मानते हैं रिकग्नाइज एजेंट। तो वही हमारे प्रोसेसेस जितने भी इशू होते हैं ना गवर्नमेंट को, सम्मन, नोटिस वगैरह वगैरह, वो सारे रिसीव कर लेता है, गवर्नमेंट लीडर के एड्रेस पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, वेदर एनी टाइम पीरियड इज गिवन टू द गवर्नमेंट लीडर बिफोर फिक्सिंग अ डे टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट लीडर को कोई टाइम पीरियड दिया जाता है कि तुम अभी थोड़ा टाइम देख लो, केस वेस पढ़ लो अच्छे से और फिर आना? तो हाँ सर, एज पर रूल 5 कोर्ट जो है एक रीजनेबल टाइम अलाउ करती है, जो कि नेसेसरी है प्लीडर के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके गवर्नमेंट के एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सके, ताकि अपीयर हो सके और आंसर कर सके, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट लीडर है। अब ये गवर्नमेंट है, इससे इंस्ट्रक्शंस लेनी है और इससे कम्युनिकेट करना है, दो चीज़ें करनी है ना। तो इसके लिए प्रॉपर रीजनेबल टाइम जो भी चाहिए होगा कोर्ट इसको ग्रांट कर देगा। ओके, और कोर्ट ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्शन टू एक्सटेंड द टाइम इफ नीडेड। कोर्ट के पास जो है, सॉरी, कोर्ट ऑल्सो हैज़ अ डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड द टाइम इफ नीडेड, बट द टाइम शेल नॉट एक्सीड 2 months इन एग्रीगेट, ठीक है। कोर्ट के पास एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की पावर है। वैसे एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की पावर जो है वो 30 days तक की होती है, लेकिन यहाँ पे लॉ ने एक्सप्रेसली कह दिया है कि टोटल 2 महीने एग्रीगेट में मिलेंगे।
अब एग्रीगेट में हो सकता है कि आज मान लो 4 दिन दे दिए, परसों 15 दिन दे दिए, फिर 20 दिन दे दिए किसी भी चीज़ के लिए, तो टोटल जो वो आपको टाइम दे रहे हैं ना वो 2 महीने तक का दे रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। हु अपीयर्स फॉर पब्लिक सर्वेंट व्हेन एनी एक्ट इज डन बाय देम इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। भैया जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसने कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करा है, गवर्नमेंट उसको डिफेंड करेगी। तो गवर्नमेंट जब डिफेंड कर रही है तो पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे कौन अपीयर होगा? सर ये बात रूल 5A बताता है हमारा। रूल 5A कहता है कि जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ और उसने वो एक्ट जो करा होता है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में करा होता है, तो गवर्नमेंट जो है उसकी पार्टी बन जाती है। और जब गवर्नमेंट पार्टी बन जाती है तो गवर्नमेंट जब का वकील कौन होता है? गवर्नमेंट प्लीडर। तो गवर्नमेंट प्लीडर जो है उनका केस लड़ता है फिर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन द सूट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कोर्ट की ड्यूटी क्या है जब ऐसे कोई मामले आते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट के कोई सूट्स आते हैं, तो उसमें कोर्ट की क्या ड्यूटी है? सर रूल 5B बताता है इसके बारे में। सर कोर्ट की ड्यूटी ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स दिखाए, एंडेवर करे, ताकि पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट हो जाए। तो मेन ड्यूटी क्या है? पार्टीज़ का सेटलमेंट कराना। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट की, तो कोर्ट जो है इवन प्रोसीडिंग्स को एडजर्न भी कर देगा। और वो एडजर्नमेंट्स ऑर्डर 17 के एडजर्नमेंट से अलग होएगी। अगर ऑर्डर 17 के एडजर्नमेंट्स में 3 एडजर्नमेंट्स मिलती है, तो यहाँ पर 4, 5, 6 जितनी मर्जी देना चाहें दे सकते हैं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट। ओके, चलो अगला आता है, डिस्कस द प्रोसीजर व्हेन द गवर्नमेंट प्लीडर इज नॉट एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर सर गवर्नमेंट प्लीडर को फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में पता ही नहीं है, तो अब क्या होगा? देखो सर रूल 6 ये बात करता है, अगर मान लो गवर्नमेंट प्लीडर को फैक्ट्स के बारे में नहीं पता, ही इज़ नॉट एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट, तो कोर्ट फिर उस बंदे को बुलाएगा जिसको मटेरियल फैक्ट्स पता है, उसको सम्मान करेंगे, उनको उसकी अटेंडेंस रिक्वायर करेंगे, सिंपल। ओके, अच्छा क्वेश्चन आया, इज एनी टाइम बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू द गवर्नमेंट। अब पब्लिक ऑफिसर को रेफरेंस चाहिए गवर्नमेंट से, उसके खिलाफ उसने किसी ने उसके खिलाफ केस कर दिया है ना, और अब उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए गवर्नमेंट से कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। देखो, एज पर रूल 7 ऑन रिसीविंग समन्स, if the public officer consider it proper to make a reference to the government before answering a plaint। अगर पब्लिक ऑफिसर को प्लेंट को आंसर करने से पहले गवर्नमेंट का रेफर करना है, कुछ बात करनी है उसने, तो कोर्ट जो है उसको टाइम एक्सटेंड कर सकता है फॉर द रेफरेंस एंड रिसीविंग ऑर्डर्स देयर ऑन थ्रू दी प्रॉपर चैनल। अब वो गवर्नमेंट से वो ऑर्डर रिसीव करेगा, गवर्नमेंट को वो रेफर करेगा कि सर ऐसा ऐसा सीन है, अब बताओ क्या करना है। तो ये सारी बातें होते करने के लिए कोर्ट उसको टाइम दे देगा, कोई बात नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, वेदर सिक्योरिटी टेकन अंडर रूल 5 और रूल 6 ऑफ ऑर्डर 41 इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर। देखो क्या होता है, जब भी आप अपील फाइल करते हो ना, तो रूल 5 और रूल 6 ऑर्डर 41 का कहता है कि आपको सिक्योरिटी जमा करानी होती है। तो क्या ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर भी कराते हैं? नहीं सर, वो नहीं कराते, बस यही है रूल 8A। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द प्रोसीजर वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। कैसे गवर्नमेंट जो है पब्लिक ऑफिसर का केस लेती है, पब्लिक सर्वेंट का केस लेती है। देखो सर, एज पर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 27 वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द केस ऑफ पब्लिक ऑफिसर। अगर गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर का केस ले रही है तो गवर्नमेंट प्लीडर जो है वो आएंगे। गवर्नमेंट प्लीडर क्या करेंगे, सबसे पहले कोर्ट में अप्लाई करेंगे और बोलेंगे कि सर मेरी अथॉरिटी जो है नोट कर लो अपने रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में, रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स के अंदर मेरी एंट्री डाल दो, मैं इसको डिफेंड करूँगा। ओके, अगर वो नहीं आते तो यानी कि गवर्नमेंट ने केस नहीं लिया, और गवर्नमेंट अगर केस नहीं लिया तो डिफेंडेंट यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, वो तो हमारा प्राइवेट पार्टी हो गई। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट नॉर्मल केस हो गया, तो वो नॉर्मल ही चलेगा। लेकिन एक प्रिविलेज ये है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने फिर भी कोई केस नहीं लिया और पब्लिक ऑफिसर प्राइवेट पार्टी की तरह केस लड़ रहा है अपना, तो भी उसको आप अरेस्ट नहीं करोगे और ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच करोगे। हाँ, अगर एग्जीक्यूशन का मामला है तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए आप उसको अरेस्ट कर सकते हो या प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा टॉपिक जो है ऑर्डर नंबर 27 का कवर होता है। अब आता है ऑर्डर नंबर 27A, सूट्स इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, या फिर कोई स्टैट्यूट है
उसकी वैलिडिटी को चेक करना है, तो उसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन अ केस where the court met with a question which involves interpretation of the constitution. Sir, as per order 27A rule 1, अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करा जाए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करा जाए ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 132 क्लॉज 1 रेड विद आर्टिकल 147, ये दो आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर जो है मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला क्वेश्चन है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाती है, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोर्ट जो है नोटिस दे देता है। सर सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात की जा रही है, और वो क्वेश्चन कौन सा होते हैं, आर्टिकल 132 क्लॉज 1 रेड विद आर्टिकल 147, ठीक है। तो कोर्ट जो है नोटिस सेंड कर देता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को टच करने वाला क्वेश्चन है तो अटर्नी जनरल को नोटिस सेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट को टच करने वाला क्वेश्चन है तो एडवोकेट जनरल को नोटिस सेंड कर देता है, बस। ओके, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। अगर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को चेक करने का क्वेश्चन है तो क्या होगा, सर कुछ नहीं है ऐसा, इसके अंदर सिंपल है, नोटिस सेंड कर देंगे। जहाँ तो हम अटर्नी जनरल कर रहे थे उसकी जगह हम गवर्नमेंट प्लीडर को कर देंगे, और अगर नीचे वाला केस है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट का कोई केस है या कोई और गवर्नमेंट का केस है, तो जिस अथॉरिटी ने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है उसको कर देंगे। जिस अथॉरिटी ने वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बनाया था ना, उसको नोटिस सेंड कर देंगे। कोई और गवर्नमेंट का मामला है तो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है तो गवर्नमेंट प्लीडर को कर देंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन आया कैन गवर्नमेंट बी एडिड एज अ पार्टी। क्या अगर मान लो क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला या स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को इंटरप्रेट करने वाला, तो इसमें गवर्नमेंट को पार्टी बना सकते हो आप। सर इसके बारे में रूल 2 बताता है हमारा ऑर्डर 27A का, ये बात करता है कि सर अगर अटर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो है वो अप्लाई करते हैं कि प्लीज़ हमें गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है, और कोर्ट को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट को पार्टी तो बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे जो हमारा जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है ना वो फटाफट और सेटिस्फैक्टरीली डिटरमाइन हो जाएगा, तो उस केस में पार्टी बना देते हैं। अब रूल 2A के अंदर यहाँ पे तो अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा, गवर्नमेंट प्लीडर और वो अथॉरिटी जिसने वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बनाया था, तो ये दोनों अप्लाई कर देंगे। सिंपल है, बिल्कुल सेम सेम चीज़ें हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट को पार्टी बनाने से क्वेश्चन जो है हमारा इन्वॉल्व जो हुआ है वो सेटिस्फैक्टरीली डिटरमाइन हो जाएगा, तो फिर तो हम पार्टी बना सकते हैं उसको। ओके, अगला क्वेश्चन कैन द गवर्नमेंट और द अटर्नी और द एडवोकेट जनरल, ये जितने भी लोग थे गवर्नमेंट, अटर्नी, एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट प्लीडर या वो बंदा जिसने स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स बनाया था, क्या ये कॉस्ट के लिए लायबल हो सकते हैं। सर रूल 3 बताता है कि जितने भी आप लोग आपने नाम बताए ना हमें, वो ना ही एंटाइटल्ड हैं कॉस्ट के लिए ना ही लायबल हैं कॉस्ट के लिए, ठीक है। हाँ अगर कोई स्पेशल रीजंस हैं जो कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट करेगा तो वो फिर अलग बात है, लेकिन वो कॉस्ट के लिए ना एंटाइटल्ड होते हैं ना वो लायबल होते हैं। ओके, तो हमारा ऑर्डर 27A भी ख़त्म हो गया यहाँ पे।